नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी डिम्पी कालरा। कल की तूफानी तेजी के बाद बाजार आज थोड़े से सुस्ती के मूड में है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। निफ्टी हालांकि अब 150 अंक नीचे है, 21,600 के आसपास कारोबार कर रहा है। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी 150 अंकों की ही कमजोरी है। हालांकि प्रतिशत के लिहाज से निफ्टी बैंक की कमजोरी निफ्टी के मुकाबले आधे के आसपास की है। हालांकि अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी के पक्ष में है। ज्यादातर शेयर बढ़ने वाले हैं। 1200 से ज्यादा की संख्या एनएसई पर है और उसके मुकाबले करीब 1100 शेयर लाल निशान के साथ कर रहे हैं कारोबार। कुछ शेयर जहां पर रफ्तार जबरदस्त है, उसमें टाटा मोटर्स का जरूर मेंशन करना चाहेंगे। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन कल भी शानदार रफ्तार हमने देखी। आज भी तेजी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। ओएमसीज में अच्छा एक्शन है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ये तमाम शेयर हमें चलते हुए दिख रहे हैं। और मेटल का मूड भी आज ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को या फिर टाटा स्टील, वहां पर थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है। लेकिन जो गिरने वाले शेयर हैं, जहां से प्रेशर है, वो साफ तौर पर कुछ कंजम्पशन वाले शेयर हैं, जैसे कि आईटीसी हो गया, टाइटन हो गया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस नतीजों के बाद चूंकि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई है। हालांकि एयूएम ग्रोथ बहुत ही दमदार रहा है, लेकिन एसेट क्वालिटी की चिंता से स्टॉक टूट रहा है। 5% की गिरावट इसमें है। और बजाज फिनसर्व जो कि होल्डिंग कंपनी है, 2.5% की गिरावट हम आज वहां पर देख रहे हैं। वायदा के शेयरों की बात करें तो आज ट्रेंट में करीब करीब 6% के आसपास की कमजोरी है। वोल्टास कमजोर है। एनटीपीसी में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन चढ़ने वाले शेयरों में निश्चित तौर पर कैपिटल गुड्स हो गया या फिर रियल एस्टेट हो गया, यानी कि जो खेमे जिनको कुछ बजट से उम्मीदें हैं, वहां पर रौनक अभी भी दिख रही है। लेकिन घंटे भर का समय रह गया है। घंटे भर के कारोबार के लिए आपकी हम रणनीति बनाएंगे। अपने एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि आपके लिए मौके इंट्राडे में कहां पर बन रहे हैं, शेयरों में क्या ट्रेड लेना चाहिए, और कल की तैयारी भी करवाएंगे। कल बजट से पहले का कल आखिरी कारोबारी सत्र होगा, तो निश्चित तौर पर उसकी भी हम आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी करा के आज के सत्र में ही जाएंगे। लेकिन डिम्पी, कल की तूफानी तेजी, आज बाजार थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है। ये संकेत ठीक कहेंगे? ये संकेत भी ठीक है और इसके सुबह हमने इंडिकेशन भी दिया था। देखिए 21,500 और 21,800 दो लेवल थे। 21,800 भी अचीव किया, 21,500 भी अचीव किया, लेकिन उसके बाद का मोमेंटम मिस है। और हमने आज सुबह बोला था, मनीष ने हमसे ठीक बाजार खोलने से पहले पूछा कि लेना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल नहीं लेंगे। बिल्कुल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 21,800 के ऊपर तो बाजार आ ही नहीं रहा, ना आ रहा है ना टिका रहा है। आपको होता है क्या ना, अभी अगर आप फ्यूरियस बुल रन के अंदर क्या होता है कि आप इग्नोर करते चलते हैं हर चीज़ को, लेकिन जब आप फ्यूरियस बुल रन नहीं होता ना, तो फिर आप हर चीज़ को नोटिस करते हैं और कई बार एनालाइज करते हैं और कई बार ज़्यादा भी कर जाते हैं। हो ज़्यादा की डेफिनेशन क्या? ज़्यादा की डेफिनेशन क्या कि आपने एचडीएफसी को इतना ज़्यादा कर दिया कि एचडीएफसी की वजह से सब कुछ खराब हो गया। ज़्यादा क्या कि रिलायंस को एक दिन में 8% चला दिया, ज़्यादा हो गया। तो आप हर चीज ज्यादा करने लगेंगे जब आप मार्केट में ज्यादा सचेत हो जाएंगे। तो ज्यादा यूफोरिया या फिर ज्यादा पेसिमिज्म, दोनों ही मतलब थोड़ा सा मूड खराब करते हैं। और इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, यूफोरिया या पेसिमिज्म कहां से आ रहा है, इसको चेक करने का तरीका है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स कल 13% बढ़ा, आज भी इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है और सामने इवेंट है। अब बढ़ते समय भी इंडिया विक्स चल रहा है, गिरते समय भी इंडिया विक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब मार्केट में एक चीज तो बढ़ रही है, वो है तनाव। एक चीज बढ़ रही है मार्केट के अंदर, बुल्स और बियर की आप सामने की लड़ाई। देखिए बियर के भी अभी स्टॉप लॉसेस नहीं टूटे हैं। कैसे टूटने हैं? जैसे 22,000 का लेवल नहीं आया तो स्टॉप लॉस कैसे टूटा? और आपको ध्यान है, कल आप ही ग्राफिक्स हमसे लिख रहे थे और मैं आपको बता भी रहे थे। हमने कहा मंदी वाले लोग भी सिस्टम में रहें, ऐसा नहीं है कि उनको बाहर जाना है। 21,500, 21,800 अगर कट रहा है तो कटवा के ठीक है बाहर चले जाओ, लेकिन जिनकी कैपेसिटी तो 22,000 भी है तो वो भी रखो अपने पास। और दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि हम तभी अपना स्टांस को बदलेंगे जब 22,000 के ऊपर आ जाएगा। आज को मनीष को हमने जो सुबह टारगेट लिखवाए थे, वो लिखवाया था 21,800 के ऊपर 22,000 का टारगेट। जब 800 नहीं आया तो फिर 22,000 कैसे आएगा? 800 तो इंट्राडे में चलिए हमने अचीव कर लिया, लेकिन ये आपने कल भी दिया था 800 का, तो अचीव हो गया। वो कल भी हुआ, वो आज भी हुआ। लेकिन आज का अगर आप हाई भी चेक करेंगे ना अभिषेक, तो उसके बाद हम ज़्यादा टिक नहीं पाए। सिर्फ पहले कुछ एक मिनट टिके और उसके बाद हमने एक उसको गला दिया और उसका हमने देखा ही नहीं। वो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए 800 आया। अब आती है लबोलबाबाद की, अभी क्या करना चाहिए? चलिए जो हुआ सो हुआ। अभी बात ये आती है कि अभी आप थोड़ा रुक जाओ, मार्केट के अंदर कोई बड़ी पोजीशन ना लो। आपको किसी ने नहीं कहा, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि बजट आने से पहले अगर आप बड़ी पोजीशन लोगे तभी आप जिंदा रहोगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ऐसा किसी डॉक्टर ने नहीं आपको कहा। अभी आप थोड़ा शांति से रहो, मार्केट को थोड़ा सेटल हो जाने दो। अर्निंग्स का भी प्रेशर चलता है मार्केट के अंदर अभी बीच बीच में। दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी बना बाजार इंडिया विक्स भी, और एक और चीज़ मैंने सुबह ने थोड़ा मिस भी कर गया था बताते समय, बता दूं,
मार्केट के अंदर इस बार हम सीरीज के अंदर एंटर होकर आए ना तो हाई ओपन इंटरेस्ट के साथ आए, हल्का नहीं आए। मैं आपको बताता हूँ एवरेज ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना ओपन कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी का, वो करीब 1.5 लाख का होता है। इस बार हम आए थे 2.25 लाख से, तो 75,000 तो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा ही लेके आए हैं। ये जो एक्सेस लोग आए हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उत्साह लेके आए हैं, ये दोनों तरफ के आए हैं। क्योंकि जब आप सीरीज का एंड कर रहे थे, आप उस समय लोस पे थे, बिल्कुल आपको ध्यान होगा। जब बृहस्पतिवार को बंद हो रहा था आपने लोस पे बंद किया था, लेकिन जैसे ही शनिवार हुआ थोड़ा ठीक हुआ, सोमवार को आपने ब्रेकआउट कर दिया। तो दोनों तरफ के लोग सिस्टम के अंदर हैं और दोनों हठी हैं। मैं एक इस्तेमाल करूंगा वर्ड, दोनों हठी हैं। दोनों ठान के बैठे हैं कि वो कह रहा है मैं नीचे करके दिखाऊंगा, वो कह रहा है मैं ऊपर करके दिखाऊंगा। थोड़ा रुक जाइए, शांति से चीज़ों को सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। 45,000 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक निफ्टी टूटेगा तो और कमजोर होगा। निफ्टी का बता देता हूँ 21,300 के आसपास का स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको बार बार टेस्ट कर चुका है। वैसे तो 21,500 भी है, लेकिन मैं चलो 300 मान लेता हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है। थोड़ा और चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि हट किसका जीतेगा। हाँ, ये मेहमान है ना, किसके हट की जीत होगी। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंज बंसल हैं, रुचित जैन हैं, अक्षय भागवत हैं और राजेश पालविया। अपने अपने फील्ड के सभी धुरंधर, कहने को टेक्निकल एक्सपर्ट, लेकिन सबकी जो एक्सपर्टीज है ना वो अलग अलग लेवल्स की है और ये सारे आपके काम आएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। राजेश जी, जैसे कि डिम्पी कह रहे हैं कि तेजी वाले भी अपना हट दिखा रहे हैं बाजार में, मंदी वाले भी हट दिखा रहे हैं, जीत किसकी होगी? और जो सबसे प्रमुख सवाल है जो दर्शक सुनना चाह रहे होंगे कि अभी करना क्या है। अब चूंकि 500 से 800 के रेंज की हमने बातचीत की थी, 800 भी हमने देखा, 500 भी अब ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं। क्या 500 के पास लेने की सोचना चाहिए या फिर थोड़ा सा और नीचे आने दे तो कंफर्ट बढ़ जाएगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, जिस तरीके से मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है यस 21,500 के आसपास अगर स्पॉट पे भाव आते तो वो एक लेने का लेवल होगा। वापस से वहां पे आप री एंटर कर सकते हैं अगर आपने हायर साइड पे प्रॉफिट टेक किया है, बुक किया है तो। कुछ समय के लिए हमें लगता है 21,800 एक मेजर सप्लाई जोन जैसा ही काम करेगा, क्योंकि कॉल राइटर्स वो स्ट्राइक्स पे अपनी पोजीशंस बनाए हुए हैं जो कि क्लियर दिखाता है कि एक सप्लाई जोन यहाँ पे इंटैक्ट है और वहीं से वापस प्रेशर मार्केट में बनते हुए दिखा है। तो 21,500 21,800 की ही रेंज हमें लगता है कुछ समय के लिए रहेगी मार्केट में। बट ये जो गिरावट मिली है, हमें लगता है और 40-50 पॉइंट यहाँ से करेक्ट होता है आज या अगले सेशन में, तो वो एक वापस अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। क्योंकि अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमें लगता है 21,500 के लेवल को मार्केट होल्ड आउट करते हुए दिखेगा और हम एक महत्वपूर्ण इवेंट की तरफ भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये एक वापस अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट आपको डिप्स में बाय करने की। बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कमजोर हुआ है, जहाँ पे 45,500 के लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है और उसके नीचे ही कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे जरूर एक ध्यान रखना होगा, अगर 45,500 को अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में वापस से हम क्लोजिंग बेसिस पे रिगेन नहीं करते तो हमें लगता है यहाँ एक सप्लाई बनते हुए दिख सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को फिर 45,000 इवन 45,000 के नीचे भी पुश करते हुए दिख सकता है। तो 45,500 मेजर हर्डल है स्पॉट पे और डाउन साइड में 45,000 सपोर्ट है। अगर लेकिन स्ट्रक्चर देख के लगता है कि 45,000 टूटने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है बैंक निफ्टी में, जिसके चलते हो सकता है कि निफ्टी पे भी थोड़ा प्रेशर बने। तो स्टॉप लॉस को जरूर यहाँ पे फॉलो करना होगा। इस मार्केट में 21,500 आपके स्टॉप लॉस होंगे, लॉन्ग साइड के ट्रेड जो भी आपके ओपन है, और बैंक निफ्टी में 45,000। 21,500 45,000 ये दो लेवल्स आप दोनों इंडेक्स के लिए ध्यान दीजिए। 21,500 के आसपास आपको निफ्टी में बाइंग के मौके भी मिल सकते हैं। एक काम करते हैं, अब आपके लिए ट्रेडिंग कॉल समझ लेते हैं, क्योंकि लेटेड व्यू का मैनेजमेंट वेट कर रहा है। ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, फटाफट ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे और उनके पास जाएंगे। शुरुआत अक्षय आपसे करेंगे। बताइए आज के लिए क्या आपकी सलाह है? ट्रेडिंग कॉल्स बताइए अपनी। कॉल्स जो चुना है बाय की तरफ है। पहला है L&T फाइनेंस। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स करीबन 170 के आसपास चल रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। मैं 182 का टारगेट मान के चल रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 164। और दूसरा मेरा कॉल है डिफेंसिव बेट है, फार्मा क्षेत्र में टोरेंट फार्मा रहेगा जो आज अच्छा उछला है डे ट्रेडिंग में। तो आप इसमें टारगेट बना के चले 2575 की विद स्टॉप लॉस ऑफ 2432। ये दो बेहतरीन शेयर अक्षय की तरफ से और दोनों की दोनों बाई साइड के। रुचित, आपकी नजर कहां पर है बाजार में, क्या सलाह देंगे आप? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन।
दो स्टॉक से मेरा एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन रहेगा। सो बेसिकली सेल रिकमेंडेशन से शुरुआत करूंगा। जो रिसेंट अंडर परफॉर्मर रहा है इंडसइंड बैंक, तो एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है स्टॉक में, और रिसेंटली ये स्टॉक में अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे ब्रेक हुआ है। और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट के साथ साथ थोड़ा बहुत पुलबैक मूव हमने देखा है, लेकिन ये पुलबैक मूव में कहीं पे बाइंग स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है। सो इंडसइंड बैंक में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह है 1545 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ। 1460 के अराउंड के टारगेट्स वहां पे देखने मिल सकते हैं। और बाय साइड में अल्केम लैब में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सो थोड़ा सा डिफेंसिव नेम है फार्मास्यूटिकल, जो एक लो बीटा नेम है। ऑफ लेट जो प्राइस अपमूव्स आए थे उसमें अच्छे वॉल्यूम्स देख के गए थे, लेकिन करेक्शंस में कुछ इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ ये स्टॉक में नहीं रहा है। तो आई थिंक ये करेक्शन अभी 40 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए अच्छे फेवरेबल है। तो 4800 के नीचे स्टॉप लॉस रख के अल्केम लैब में खरीदारी करने की सलाह है 5200 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। अल्केम लैब्स बाई है, इंडसइंड बैंक सेल है, एक बाई एक सेल। राजेश जी आपकी कॉल्स। तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक पावर क्षेत्र से होगा और उसमें टाटा पावर हमें पसंद आ रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर ओवरऑल बने हुए टाटा पावर में, यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी तेजी की। अपसाइड के टारगेट हम 398 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 378 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो इंडियन बैंक। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे स्टॉक में देखा है हमने पिछले कई हफ्तों महीनों में। और जिस तरीके से स्टॉक में एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद वापस वीकली चार्ट पे एक देखे तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। हमें लगता है 515 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा वो करीब होगा 486 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करने का है वो हिंद कॉपर का। स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर बने हैं यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल सकता है। 296 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस ट्रेड को इनिशिएट करने का 281 के आसपास। ठीक है, 3 शेयर राजेश जी की तरफ से और तीनों के तीनों ये बाय कॉल्स। और कुंज सर के पास चलेंगे। और कुंज सर नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे सर, अब देखिए बजट 2 दिन दूर है। ऑलरेडी उन स्टॉक्स में जो बजट की थीम पे चलते वहाँ पर हमने यूफोरिया देखा है। कहीं कोई छूट गया हो तो वो स्टॉक्स भी या वो सेक्टर आप ज़रा नोटिस करवा दीजिए। कहाँ पर अभी फोकस करना चाहिए, आप कहाँ पर लोगों की नज़र गई नहीं है अभी? जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर हम बाजार में एकदम शॉर्ट टर्म में देखें तो बजट एक बहुत बड़ा इवेंट इंडियन मार्केट के लिए है जो 1 तारीख को है। हालांकि इस साल का वोट ऑन अकाउंट होगा, पर फिर भी वोट ऑन अकाउंट गवर्नमेंट को प्रिवेंट नहीं करता है कुछ भी पॉलिसी डिसीजंस वगैरह अनाउंस करने के लिए। तो उसके बेसिस पे मार्केट में रिएक्शंस आ सकती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। साथ ही साथ क्या होगा कि यूएस फेड की आज से 2 दिन की मीटिंग शुरू हो रही है, और हालांकि उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट को बदलेंगे, पर फिर भी वो बुधवार की रात को हमको वो डिसीजन पता पड़ेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में बृहस्पतिवार को यानी बजट के दिन ही आएगा। उसके साथ में हम देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन चल रहा है। अब क्योंकि मार्केट रिजल्ट सीजन के पहले बहुत तेजी से बढ़ गया था, तो एक समहाउ एक शॉर्ट टर्म में अगर हम बाजार को देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि चाहे रिजल्ट अच्छे आए या खराब आए, एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या बल्कि शॉर्ट टर्म को इन्वेस्टर्स नहीं बोल के ट्रेडर्स के द्वारा हो रही है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं उस हिसाब से रिएक्शन नीचे की तरफ दे रहे हैं। आपके प्रश्न पे आते हुए अगर मैं देखूं कि शॉर्ट टर्म में कहाँ बाजार का इंटरेस्ट नहीं रहा है, वो बजट से रिलेटेड शायद नहीं है, बट अगर हम देखेंगे तो पूरा कंज्यूमर स्पेस जो राइटली सो बिकॉज ऑफ डिमांड भी नहीं है, जो नतीजे अब तक आए हैं उनके टॉप लाइन ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है, और विद इन कंज्यूमर भी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस जहां है, जहां बाजार का शायद अभी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी एक्टिविटी में नहीं नजर आया है, ना कोई बल्क डील्स में नजर आ रहा है, ना वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज में नजर आ रहा है, ना कोई शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज की चेंज में नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा रिजल्ट भी नहीं आए हैं, और जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस में स्लो डाउन है, तो उस हिसाब से बाजार का ध्यान भी नहीं है। ऑफ कोर्स अब बजट जीएसटी में जाने के बाद सेक्टोरल चेंजेस के बेसिस पे बजट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, पर फिर भी ये एक सेक्टर है जो बाजार के थोड़े से नोटिस में अभी नहीं दिख रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का। सर सीडी याद रहेगा कुंज सर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला आप जो बता रहे हैं, इसका शॉर्ट नेम टिपिकली मार्केट के अंदर चलता है सीडी, तो कुंज के सीडी आप ध्यान रखना, याद रखना, ये कुंज बंसल जी ने आपको बताया है। खैर आगे बढ़ रहे हैं। शिल्पा राउत हमारे साथ जुड़ रही है ऑप्शंस का चैंपियन के लिए। एक बार उनको कनेक्ट करते हैं और जानते हैं आज का ऑप्शंस का चैंपियन।
शिल्पा जी, मैं आपसे एक कॉल लूँ उससे पहले ना मेरे एक पैनल में रुचित जैन है, मेरे को पहले उनको ज़रा धन्यवाद दे दूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो 30 सेकंड के लिए उनको धन्यवाद दे दूँ पहले मैं। शिल्पा जी जी बिल्कुल। ठीक है, शिल्पा जी को भी रखो लाइन में, सामने रुचित जी को भी लेके आओ। रुचित बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच LIC हाउसिंग की कॉल बताने के लिए। 610 की कॉल थी ना आपकी? जी बिल्कुल, अपने लास्ट इंटरेक्शन में वो बात हुई थी सर, आपके लास्ट इंस्ट्रक्शन में बात हुई थी हमारी, और आज मैंने सुबह भी आपको याद किया था। आज सुबह हम LIC के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था रुचित ने 610 की कॉल दिलवाई हुई है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बधाइयाँ, आपने अच्छी कॉल दिलवाई है, और इसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहे तो मज़ा आ जाएगा। शिल्पा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। शिल्पा जी, इस बार आप थर्सडे को कहीं बाहर गए थे क्या? आपका शो था हमारे साथ, आपने कहा मैं थर्सडे को नहीं, कोई बाहर थे क्या आप? जी थोड़ा लॉन्ग वीकेंड था तो फैमिली के साथ आउट। ओके ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं, अच्छे से एंजॉय कीजिए। अच्छा शिल्पा मैम बताइए, ऑप्शंस का ट्रेड। ऑप्शन का जो ट्रेड अभी रहेगा थोड़ा उल्टा जाएगा अभी के लिए, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे डिक्सन टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है। डिक्सन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड अपसाइड टारगेट्स में 6500 बहुत लाइकली पॉसिबल है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो यहाँ पे मैं 6200 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 195 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, मैं इसमें आप रेकमेंड करूंगी 180 के स्टॉप लॉस से। आपका रिस्क हार्डली 1500 रुपीज का ही है, लेकिन अगर यहाँ पे व्यू सही जाता है और ये मार्केट में वापस एक थोड़ा सा हमको पुल बैक मिलता है तो ये आपको तुरंत 195 वाला 300 तक भी आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है, मुझे लगता है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड हो। देखो आप ना नीचे वाला हिस्सा देखो जहाँ पे नुकसान लिखा है, ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1500 रुपये का नुकसान है और प्रॉफिट है 10,000 रुपये का। तो आप ये देखो ना, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 नहीं है, ये रिस्क रिवॉर्ड 1:8 है, 7-8 है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए डिक्सन टेक का। और एक और बता दूं, ऑप्शंस के अंदर पहली पहचान होती है कि वो शेयर एक्टिव होना चाहिए, ट्रेंडिंग होना चाहिए, सामने बजट है, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ी हुई कंपनी है। अभी कुंज जी ने CD बता दिया आपको, उससे जुड़ी हुई एक कंपनी आ गई और ये बहुत तेज़ी से चलती है। तो 6200 की स्ट्राइक की कॉल नोटिस कर लो, फोटो खींच लो, लिख लो, जैसे आपको ठीक लगे। 200 रुपये में लेनी है आपको, और इसका 180 रुपये का एक स्टॉप लॉस, 270 से 320 तक का टारगेट है। कैलकुलेशंस प्रॉफिट लॉस की मैम ने आपको बता दी है। शिल्पा जी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं बढ़िया हिट रहेगी, आपको वापस से कनेक्ट करेंगे तो एक बार आपसे पता भी करेंगे। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, 10 में से 9 लोग घाटा खाते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना होने की वजह से, और थोड़ा ऑप्शंस में स्टॉप लॉस ना लगे होने की वजह से, भावनाओं में रह जाते हैं, भाव से चले जाते हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेटेंट व्यू की, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनको जरा आप वेट नहीं कराएंगे, उनसे पता करते हैं। दिसंबर तिमाही के उनके नतीजे जारी हो गए। नतीजों में ग्रोथ और आउटलुक पर चर्चा करने के लिए कंपनी के CFO राजन वेंकटेशन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। राजन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आप हमको जरा ये बता पाएंगे इस समय के नंबर्स में क्या खास था, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रही और मेजर फैक्टर क्या क्या थे? तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे वैसे देखा जाए ऑन अ सीक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट्स मुनाफा जो है बढ़ा ही है। इनफैक्ट आप Q1 में देखेंगे हमारे EBITDA मार्जिन क्लोज टू 19% थे, Q2 में आप देखेंगे दैट इंप्रूव टू 19.7%, और इस बारी Q3 में हमने जब रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं तो हमारा EBITDA केम इन एट 22.2% फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, राइट। तो आप सीक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे डेफिनेटली वी हैव शोन इंप्रूवमेंट। आप इसको ईयर ऑन ईयर लेवल पे देखेंगे डेफिनेटली गिरावट आई है प्रॉफिटेबिलिटी में, बट ये चीज जो है ये डेलिबरेट स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट हमने साल के स्टार्टिंग में भी हमने एक्सप्लेन किया था इन बोथ द मीडिया एज वेल एज टू द इन्वेस्टर कम्युनिटी। हमने ये बताया था कि ये जो साल रहेगा इसमें हम काफी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग, जो लोग हमने हायर किए हैं US में और यूरोप में, तो काफी डिस्प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट्स किए थे हमने साल के बिगिनिंग में। और क्योंकि हम लोग सर्विसेज बिजनेस हैं तो ऑल दीज एक्सपेंसेस गो थ्रू, ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स गो थ्रू आवर P&L, वी कांट कैपिटलाइज सम ऑफ दीज एक्सपेंसेस, राइट। तो डेफिनेटली जो साल के स्टार्टिंग में Q1 Q2 में ये देखा गया कि जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था दैट वाज नॉट कमेंसरेट विद द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी वर डूइंग। तो अभी जो देखा है, अभी हम वी आर स्लोली बिगिनिंग टू सी सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स पे ऑफ। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी में जो है रीसेंट क्वार्टर्स के कंपेयर टू इंक्रीज हुआ है, बट डेफिनेटली कंपेयर टू प्रीवियस ईयर डेफिनेटली हम लोग उस लेवल से काफी नीचे हैं अभी राइट नाउ। बट हमारा ये प्लान है कि आगे जाके, हमने ये पहले भी बताया है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है फॉर अस
we would like to maintain an EBITDA margin of 23 to 25% in the near term, which is what will be our goal to get to. ठीक है राजन जी, एक और चीज़ जरा आप समझाइए, जो आपकी हम रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं, तो आपके जो पुराने ग्राहक थे उनके दम पर ही वो रेवेन्यू ग्रोथ निकल के आई है। जो आपके नए क्लाइंट्स हैं उनसे किस तरह की बातचीत चल रही है और उनको लेकर आप क्या उम्मीदें करके चल रहे हैं? तो डेफिनेटली बल्क ऑफ द ग्रोथ जो आया है वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आया है, क्लाइंट पोर्टफोलियो से आया है। वहां पे हमको काफी आई वुड से कंटिन्यूड स्ट्रेंथ देखने में आ रहा है। बट जो न्यू क्लाइंट्स हैं, हम लोग ऑल्दो इस क्वार्टर में उनका कंट्रीब्यूशन काफी कम है, हम काफी एक्साइटेड हैं कि 3 आउट ऑफ द 4 लोगोस दैट वी हैड वन इन दिस क्वार्टर वर ऑल फ्रॉम द यूरोपियन रीजन। और यूरोप ऐसा मार्केट है जो हम लोग वी हैव बीन ट्राइंग टू इंक्रीज आवर प्रेजेंस इन यूरोप। हमारा काफी ज्यादा डिपेंडेंस रहा है, हिस्टोरिकली देखेंगे आप यूएस से। तो यूरोप में द फैक्ट दैट वी हैव बीन एबल टू ऐड 3 क्लाइंट्स इन द करंट क्वार्टर एंड अ कपल ऑफ देम आर फेयरली मार्की लोगोस एज वेल। तो हालांकि रेवेन्यू टर्म्स में छोटे प्रोजेक्ट्स हमसे चालू किया है, बट दे हैव द पोटेंशियल टू रैंप अप एंड बिकम वेरी लार्ज क्लाइंट्स फॉर अस, सो वी आर फेयरली एक्साइटेड अबाउट दैट एज वेल। सर एक बार जरा मार्जिन्स वगैरह के बारे में और बता दीजिए, मार्जिन्स इस समय कितने चल रहे हैं और आगे कैसे होंगे? देखिए नियर टर्म में हमारा ये आउटलुक नहीं रहेगा कि हम लोग 25 से 28 के बीच में वी गो बैक टू दैट रेंज। हमारा इनफैक्ट ये फोकस रहेगा कि हम लोग ग्रोथ को जो है कैसे एक्सेलरेट करें, क्योंकि आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रो फास्टर, राइट? तो डेफिनेटली दैट विल बी द प्राइमरी गोल, बट हमारा हमेशा ये मंत्र रहा है कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ हैज टू बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू। सो वी विल कंटिन्यू टू ऐड क्लाइंट्स एंड लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स which give us the ability to price our services accordingly, and therefore our margins are not under severe stress. तो वो चीज हम लोग we will not take our eye off profitability, but at the same time we are not in a hurry to expand our margins back to the 28% levels. Right now हमारा ये फोकस रहेगा कि 23 to 25% बैंड में इन द मीडियम टू नियर टर्म में रखें मार्जिन्स को, बट ग्रोथ को एक्सेलरेट करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपसे जल्दी वापस मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन नंबर्स यहाँ पे पोस्ट करने के लिए। खैर जिस नंबर अच्छे थे तो उसको रिवॉर्ड मिलता है और जिसके नंबर ख़राब आते हैं उसको पनिशमेंट मिलती है। मार्केट यही करता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स आए हैं, आप ऐसे कोई भी एक ऐसा आंकड़ा नहीं देखेंगे जो बड़ा है। जो भी बड़ा है यानी जो भी दिख रहा होगा नंबर आपको स्क्रीन पर, वो सब के सब बुरे नंबर ही है। कंसोलिडेटेड आय कम हो गई, एबिटा कम हो गया, मार्जिन्स कम हो गए, 7% शेयर देखते ही देखते नीचे आ गया। हालांकि ये शेयर वैसे भी वीक था टेक्निकली तो, लेकिन आज तो कोरोमंडल इंटरनेशनल के इन्वेस्टर्स पूछ रहे होंगे कि मैनेजमेंट ने ये क्या किया इस तरह के नंबर्स दिखा के, और इसकी पनिशमेंट इंट्राडे में ही करीब 80 रुपये के तौर पर अभी आपको दिख रही है। कुंज बंसल है हमारे साथ। कुंज, कोरोमंडल के जितने भी नंबर्स हमारे पास आए हैं ना, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप भी देख लीजिए। मेरे को इसमें कहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है, और मेरे को तो उल्टा ये लग रहा है कि ये सारे नंबर एक साथ क्यों दे दिए? आप धीरे धीरे करते, आपको इतने एक साथ दिए तो 7% शेयर टूट गया आपका। सर जरा बताइए क्या करना चाहिए? रिजल्ट्स का इम्पैक्ट कब तक उभरेंगे या उभरेंगे ही नहीं? जी, जैसा हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम बाजार को देखें रिसेंट पास्ट में शॉर्ट टर्म में, तो बाजार बहुत बड़ा हुआ है। हम लोग 22,200 के निफ्टी के लाइफ हाई पे थोड़े दिन थे, और वहां से भी अभी परसेंटेज टर्म में हार्डली 3-4% डाउन है, उतने भी नहीं है। और शॉर्ट टर्म में हमेशा बाजार को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। अब जब बाजार इतना बड़ा, तो उसमें ऑब्वियसली सारे सेक्टर्स और उन सेक्टर्स के मोस्ट ऑफ द शेयर्स, स्पेशली लार्ज कैप, न सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और सारे रेस्पेक्टिव सेक्टर की टॉप 2, 3, 4 कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़े। अब उस बढ़त में कहीं ना कहीं एक मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो कंपनी जब भी रिजल्ट दे तो उस बढ़त को सपोर्ट करे अच्छे रिजल्ट दिखा के। अब वो कई बार संभव होता है, कई बार नहीं होता है। कंपनी के नंबर एक्चुअल मार्केट परफॉर्मेंस पे, एक्चुअल सेक्टोरल परफॉर्मेंस, डिमांड, रॉ मटेरियल प्राइसेस, कैश कलेक्शन, वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीजें उसकी फंडामेंटल परफॉर्मेंस में जाती हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अब कंपनी जो अच्छे नंबर नहीं दे पाएगी और उसका शेयर अगर एडवांस में चल गया है, तो ये नेचुरल है कि उसके शेयर में थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट लोगों का आएगा, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, एंटी क्लाइमैक्स की फीलिंग आएगी, और जो शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, वो ऑब्वियसली अपनी पोजीशन हल्की करेंगे। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। नतीजे देखने के लिए तो डिटेल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बात और ध्यान रख लें कि हम बात कर रहे थे कि परसों हमारा बजट है, तो कुछ सेक्टर्स हैं जो बजट से बहुत इंट्रिकेटली लिंक्ड होते हैं। उसमें ये फर्टिलाइजर का सेक्टर हमेशा से एक सेक्टर रहा है
क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी का सपोर्ट आज भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा खर्चा है, और उसमें जीएसटी तो खाली टैक्सेस को देखता है, बट गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, कितना सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, उस पे कुछ सेक्टर्स अभी भी डिपेंडेंट है, जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर भी है। तो ये सारी चीजें हैं, डिटेल्ड एनालिसिस के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये एक शॉर्ट टर्म में ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस समय अफेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले एक बार मैं आपको चार्ट वापस से दिखाता हूँ। इसने जो डैमेज किया है ना, वो डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा है कोरोमंडल इंटरनेशनल का। उसको आज ही आज में रिपेयर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ना अपनी 200 दिनों की एवरेज, जिसको हम इन्वेस्टर एवरेज कहते हैं, टिपिकली वो तोड़ दी है और वॉल्यूम के साथ तोड़ी है। ठीक है, ऑल्दो ये पहले भी डबल टॉप बना ही चुका है, मैं आपके सामने जरा मार्क भी करता हूँ। ये देखिए डबल टॉप वगैरह बना हुआ है, और उसके बाद से नॉन स्टॉप ये एवरेजेस का ब्रेकडाउन करके आज इसने रिजल्ट नंबर लाके ये कहानी भी पूरी कर दी। इसलिए आज में कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें, कल देखेंगे ये 200 दिनों की एवरेज अगर ठीक हो गई तो वापस पुल बैक सोचेंगे, जानेंगे, पता करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट रहे हैं। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट और तेज हो गई है। आज हमने 21,813 का स्तर देखा और अब हम 21,513 के आसपास, यानी कि ऊपरी स्तर से तकरीबन 300 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा निफ्टी। सवाल यह है कि क्या 21,500 बचेगा, जिसके हम बातचीत भी कर रहे थे। 21,500 का आपको स्टॉप लॉस रखने को भी कहा है अगर आप तेजी के पोजीशन में हैं तो, राजेश पालविया ने। 21,511 आज का लो है, वहां तक आया निफ्टी। 1% के आसपास की कमजोरी। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में बल्कि रिकवरी आई है, अब 80 अंकों के आसपास की ही नरमी है। तो गिरावट कहां से आ रही है? गिरावट आप देखिए, रिलायंस कमजोर हो रहा है, 3.25% के आसपास ही गिरावट हो गई है। कल 7.5% ये शेयर चला है, 3.25% आज उसमें से साफ हो गया। दिन के निचले स्तर पर है, 2800 रुपए के आसपास के भाव हैं। कल हमने 2900 रुपए के भी भाव रिलायंस के शेयर में देखे हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल पहुंचा था शेयर। तो प्रेशर वहां से आ रहा है। अगर हम वेटेज वाले, अगर हम बड़े शेयरों की बात करें, एचडीएफसी बैंक की, अगर तो एचडीएफसी बैंक पर भी प्रेशर है, यह भी दिन के निचले स्तर पर है। 1% के आसपास गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक वेटेज के लिहाज से ये भी है, हालांकि बहुत ही थिन गेन्स हैं आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में। और इसके अलावा एसबीआई हम देख रहे हैं कि यहां पर भी हल्की सी बढ़त पर, करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त पर यहां पर कारोबार हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर बजाज फाइनेंस आज निफ्टी का टॉप लूजर है। राजेश जी, नंबर्स थोड़े से कमजोर है एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर, हालांकि कुछ कुछ चीजें ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन बहुत ही स्ट्रांग है और ब्रोकरेज हाउसेज अभी भी इस पर काफी बुलिश हैं। जेफरीज ने टारगेट थोड़ा सा ही कम किया, 9,400 का दिया है, 25-30 रुपए कम किए हैं टारगेट में से। क्या आपको लगता है कि कॉन्ट्रा बाइंग का मौका बन सकता है बजाज फाइनेंस में? अभिषेक जी, देखिए काफी समय से अगर स्टॉक को देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इस सेगमेंट में देखने को मिला इस स्टॉक में। और जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर बने, अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, डिसाइसिव ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है स्टॉक में। हमें लगता है थोड़ा और अभी वेट करना चाहिए। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को भी तोड़ा है, जो कि नवंबर 2023 के लो बने थे, उसको भी अब ब्रेकडाउन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे और प्रेशर बनते हुए देखने को मिल सकता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। जब तक ये स्टॉक वापस 7,000 के लेवल को रिगेन नहीं करता है, छोटे मोटे उछाल में यहाँ पे वापस सप्लाई प्रेशर ही बनते हुए दिखेगा। डाउन साइड में हो सकता है ये स्टॉक में हमें 6,550 तक के डाउन साइड के लेवल भी यहाँ पे आते हुए दिखे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। तो 7,000 के नीचे जब तक है व्यू हमारा बिकवाली का ही रहेगा। स्टॉक नीचे बिकवाली का ही व्यू है, उसके ऊपर जाए तो ही खरीदारी के बारे में आपको सोचनी है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है बजाज फाइनेंस का, और वैसे भी तकरीबन 900 रुपए के आसपास की एक तरफा फॉल है। अगर हम सिर्फ जनवरी की बात कर लें ऊपरी स्तरों से, अब 6,800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल बाजार की नज़र होगी दो बड़े नतीजों पर। सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति और फार्मा दिग्गज सन फार्मा। कंपनियां दो हैं, रिसर्च एनालिस्ट हमारे पास एक ही है, दोनों सेक्टर को कवर करती है हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताइए मारुति को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कैसे नंबर आएंगे?
ठीक नंबर्स आने की उम्मीद है मारुति सुजुकी से। हालांकि अगर आप साल दर साल देखें तो वहाँ पे एक जंप ज़रूर हम देख सकते हैं, पर तिमाही दर तिमाही नंबर्स में गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। और उसके पीछे की बड़ी वजह है वॉल्यूम्स, जहाँ पे वॉल्यूम्स करीब 9% तिमाही दर तिमाही गिरती हुई नज़र आई हैं। हमने देखा था कि तीसरी तिमाही में इन्वेंट्री का काफ़ी बड़ा इशू था कंपनी के पास, जो कि साल के एंड तक इन्वेंट्री कम ज़रूर करती हुई नज़र आई कंपनी। और साथ ही प्लांट मेंटेनेंस के लिए कई सारे प्लांट्स इनके कई समय के लिए शट डाउन थे, जिसका भी एक प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा। इसी के चलते जो है हम देख रहे हैं कि नतीजों पे इम्पैक्ट जो रहेगा, जहाँ पे प्रॉफिट हम उम्मीद कर रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही 24% घटता हुआ नजर आएगा 2833 करोड़ पे। वहीं मार्जिन्स में 11.3% मार्जिन्स रहने की उम्मीद है। जी हाँ, तिमाही दर तिमाही यहाँ पे भी एक डिक्लाइन आते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि Q2 में जो मार्जिन्स थे वो करीब 13% थे। EBITDA में भी करीब 22% गिरावट की उम्मीद है और टॉप लाइन में हम करीब 10% गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी के रियलाइजेशंस देखें वो थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम्स में गिरावट का एक असर देखने को मिलेगा और साथ ही कंपनी ने कई सारे डिस्काउंट्स भी दिए थे, जिसके चलते जो एक पुश है वो जो है नंबर्स को तीसरी तिमाही में एटलीस्ट नहीं मिला है। जी हाँ, Q4 के स्टार्टिंग से ही कंपनी ने प्राइस हाइक ज़रूर कर दिए हैं। और साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जानना कि इस पूरे साल के लिए क्या कुछ आउटलुक है, किस तरीके का कॉम्पिटिशन बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं SUV मार्केट में, और साथ ही स्मॉल कार सेगमेंट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें लगा रही है मारुति साल 2024 में। ये सभी चीज़ों पे हमारी पैनी नज़र रहेगी। तो कामकाजी मुनाफे में 32% बढ़त का अनुमान है। मार्जिन भी इंप्रूव करेगी कंपनी, 9.8 से बढ़कर 11.3 के आसपास के मार्जिन आएंगे। 9,949 ये मारुति का भाव है। कल हम एक खास शो कर रहे थे, उस पर हमने बजट के लिहाज से शेयर कुछ पूछे, तो आशीष कपूर हमारे साथ थे, उन्होंने मारुति का नाम लिया था। कौन सर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि बजट में निश्चित तौर पर फेम 3 को लेकर कुछ घोषणाएं होने की उम्मीद है कि उसका आउटले बढ़ेगा, कुछ दायरा बढ़ाया जाएगा, कहीं ना कहीं EVs को लेकर काफ़ी उत्साह है, और अब वो हम टाटा मोटर्स और JBM ऑटो इलेक्ट्रा के माध्यम से देख भी रहे हैं। मारुति नतीजों के लिहाज से और बजट के लिहाज से दोनों जरा आप क्लब करके बताइए कि वेल प्लेस्ड है क्या? इसके पहले कि हम मारुति पे आए, हम अगर थोड़ा सा ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर देखें और जैसा आपने कहा कि बजट और नतीजे दोनों को मिला के देखें, तो एक तो बजट में आजकल सेक्टोरल बेसिस पे टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी कम होना, ज्यादा होना, इंपोर्ट ड्यूटी कम होना, ज्यादा होना, सब पीछे की पुरानी बातें रह गई है जब से GST आया है 6 साल से। तो इसलिए बजट में सेक्टोरल इम्पैक्ट टैक्सेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज की वजह से नहीं होता है। एक इम्पैक्ट रह सकता है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट इम्पेटस किसी भी चीज को देती है, तो जैसा हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हिसाब से गवर्नमेंट हर साल दर साल इम्पोर्टेंस और एम्फेसिस देती आई है और खर्चा बढ़ाती जाइए, जो पिछले कई 3-4 साल में कैपिटल गुड्स कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के नतीजों में भी कन्वर्ट हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है और इसीलिए शेयर मार्केट ने भी उसको रिवॉर्ड किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पर से में ऐसा कुछ बजट के लिए बहुत पॉजिटिव आने वाला है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए कुछ आता भी है तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओरिएंटेड कंपनीज पे ज्यादा एप्लीकेबल होगा। जो एग्जिस्टिंग इंडिया में ऑटो OEM कंपनीज हैं वो अभी भी अपने रेवेन्यू का कोई बहुत बड़ा हिस्सा EV से नहीं कमाती हैं, तो इसलिए EV के पुश का ऑटो OEM पे बहुत इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। रिजल्ट का तो देखिए, जैसा अगेन हम बात कर रहे थे कि बाजार इतना बड़ा है पिछले 1-1.5-2 महीने में कि अगर रिजल्ट अच्छे भी आ रहे हैं तो भी एक बार शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और अच्छे नहीं आ रहे हैं तो सर्टेनली अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं और स्टॉक नीचे गिर रहा है। तो इन दोनों चीजों के मद्देनजर देखते हुए हमेशा शॉर्ट टर्म में कॉल लेना मुश्किल होता है। तो देखते हैं कैसे नंबर्स रहते हैं। जो एक चीज हुई है पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छी चीज की रेवेन्यू ग्रोथ एक तरफ है, पर मार्जिन सबके इंप्रूव हुए हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो करेक्शन पिछले 1 साल में मिला है, स्पेशली मेटल्स का, स्टील का, दूसरे नॉन फेरस मेटल्स का, वो फायदा सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज जिनके नंबर्स अभी तक आए हैं, इनफैक्ट नॉन ऑटोमोबाइल कंपनीज में भी रॉ मटेरियल प्राइसेस का करेक्शन देखने को मिला है और उसकी वजह से काफी सारी कंपनीज ने ऑटोमोबाइल और दूसरे सेक्टर में मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो वो जो बचे हुए ऑटो कंपनीज के नंबर हैं उसमें वो जरूर देखने को अभी भी मिलेगा। परफेक्ट। बाजार दिन के निचले स्तर पर 21,500 के बेहद करीब, 21,503.9 आज का ये निचला स्तर है, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से 310 अंकों की गिरावट हमने बाजार में देखी है। और बाजार की चाल आज जो रही है ना, सिमिलर आज जो चाल हमने देखी है सन फार्मा की भी। आप चार्ट उठा के देख लीजिए, दोनों को अगल बगल कंपेयर कर लीजिए, आपको बिल्कुल सिमिलर चार्ट्स दिखेंगे।
आज के सत्र के कम से कम। नतीजे आएंगे सन फार्मा के कल, 2% शेयर कमजोर हैं। नतीजे कैसे रहेंगे सृष्टि बताइए, अनुमान क्या है, क्या उम्मीदें हैं? सन फार्मा से बहुत तोड़फोड़ नतीजे की उम्मीद इस बार हम नहीं कर रहे हैं, जहां पे कंपनी की यूएसआई जो स्पेशलिटी सेल्स है वो एक पुश ज़रूर दे सकती है कंपनी के ओवरऑल नंबर्स को। हालांकि एक सिंगल डिजिट ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं इनके इंडिया बिजनेस में, पर स्पेशलिटी से अच्छे प्रदर्शन के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो यूएस सेल्स है वो तिमाही दर तिमाही 5% बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। $452 मिलियन की हमारी उम्मीद है। अब कंपनी के नंबर्स की बात कर ले तो सपाट आय ग्रोथ हम देखने को मिल सकती है तिमाही दर तिमाही, जहाँ पे हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 12,300 करोड़ कंपनी की आय रहेगी और उसके बाद EBITDA करीब 3,200 करोड़ के आसपास रहेगा। वहीं मार्जिन्स देखें तो स्थिर 26% पे आते हुए हमें दिख सकते हैं और मुनाफे में लगभग 2% की हम तिमाही दर तिमाही ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं। 2,425 करोड़ ये आंकड़ा आ सकता है। जैसा कि मैंने बताया, स्पेशलिटी सेल से एक अच्छा पुश मिलेगा। इंडिया बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे हम 8% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं और खास तौर से आने वाले समय में कंपनी के क्या कुछ प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं आने वाले 12 से 15 महीने में, स्पेशली यूएस मार्केट में क्या कुछ स्पेशलिटी सेल्स को लेकर उनका आउटलुक है, यूएस मार्केट में किस तरीके का प्राइस इरोजन कम होता हुआ नजर आया है। ये सभी फैक्टर्स पे मैनेजमेंट कमेंट्री के लिहाज से हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। तो सन फार्मा से ठीक ठाक नंबर्स की उम्मीद है, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स की उम्मीद तो फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। सृष्टि, ये पूरी जानकारी देने के लिए एक काम करते हैं, जरा इसी नंबर्स पे पता भी कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए। सन फार्मा एक बार रुचित आप चेक करेंगे क्या, सन फार्मा का चार्ट ठीक लग रहा है क्या? लेकिन नंबर्स के पहले आई थिंक अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो ऑलरेडी एक मूव आ चुका है, क्योंकि 1200 के आसपास एग्जैक्टली एक महीने पहले स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 1200 से 1400 का मूव आ चुका है और मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े एक ओवरबॉट है। तो मेरे हिसाब से बेटर है कि नंबर्स के आउटकम पे कैसे रिएक्शन देता है स्टॉक, उसका वेट करे। एग्जिस्टिंग पोजीशंस है लोअर लेवल से लिए हुए तो ट्रेंड को राइड करे, फिलहाल होल्ड करे, 1300 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे। बट फ्रेश बाइंग में यहाँ पे अवॉइड करूंगा और नंबर्स के बाद के रिएक्शन देख के ही कुछ ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। सन फार्मा पर रुचित का ये भी, लेकिन सेंसेक्स में 850 अंकों की गिरावट, निफ्टी है दिन के निचले स्तर पर, दिन की ऊंचाई से 300 अंक नीचे। कन्विक्शन की कमी साफ है और सुबह डिम्पी ने भी साफ साफ कहा था, डिम्पी आपने कहा था कि नहीं आज लेना, मतलब बहुत जोर नहीं लगाना मार्केट में। हमने तो सीधा कह रहे थे कि लेंगे ही नहीं, हम तो लेंगे ही नहीं जब तक 21,800 हमको दिखेगा नहीं और टिकेगा नहीं और शॉर्ट्स वापस से ट्रैप होंगे नहीं, तब तक हम लेंगे नहीं। क्योंकि एक राउंड की तेजी, मैंने एक कल भी बात बताई थी, राजेश सर भी इस चीज़ के गवाह होंगे, रुचित भी हैं और अक्षय भी हैं, कुंज भी सुन रहे हैं इस बात को। जो हो रहा है ना मार्केट के अंदर बहुत जल्दी हो रहा है, हर चीज़ की जल्दी है। हाँ। जल्दी जल्दी तोड़ना, जल्दी जल्दी चलाना, जल्दी जल्दी रिकवर करना, जल्दी जल्दी वापस मतलब आ जाना। रिलायंस के शेयर को देखिए ना, मतलब कल इतनी जल्दी थी, आज देखिए आज टूटने की भी तो जल्दी है, 3% तोड़ दिया। अब यही थोड़ी सी ये जल्दी कहाँ से आती है, कैसे पता लगा जल्दी है मार्केट को या फियर है या ये है विक्स से? आपने जहाँ से जर्नी शुरू की थी वहीं पे वापस पहुँच गए हैं। आप यही करेंगे, जिगजैग होगा, बहुत ज़ोर से होगा, हो सकता है बाजार कहीं कुछ ना करे। और ये हमने ना एक काम किया है, कौन सर आप तो इस चीज़ के आपने खुद से चेक भी किया होगा डाटा, हमने ना हर इंटीरियम बजट का निकाला पिछले 4 बार का, 2004 से निकाला, फिर 9 में निकाला, फिर 14 में, फिर 2019 में, यानी कि जब जब सरकारें बनी हैं, चुनाव हुए हैं, हमें साफ पता लगा कि जब जब इंटीरियम बजट होता है वॉलिडिटी अपने चरम पर होती है, बट परसेंटेज में गेन लॉस कुछ नहीं होता। क्योंकि होता क्या, इंटीरियम बजट के अंदर बजट तो होता है लेकिन सामने चुनाव भी होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ ना हमने डाटा आप अगर दिखा सके तो एक बार हम जरा दिखाएं, 2004, 9, 14, 19 और आज 24 के इंटीरियम बजट की तरफ हम खड़े हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस सारी चीज़ें को समझना। एक काम करते जरा स्पीड से कुछ शेयर एक बार और पता कर लेता हूँ। ये वो डाटा है सर आप 14 और 19 वाले को चेक कीजिए, उस दिन अगले दिन की चाल कितनी रहती है, 0.5% और कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक हफ्ते बाद और एक हफ्ते पहले भी क्या होता है मार्केट के अंदर, कुछ नहीं होता। 14 और 19 को चेक करो, आपको आइडिया लग जाएगा। और इस सरकार का मैं एक और चीज़ थोड़ा क्लियर कर दूं, थोड़ा ना डायनेमिक गवर्नमेंट है ये, एक्चुअली क्या ना बजट की तो वेट ही नहीं करती है, इनको जो अनाउंस करना है बजट से पहले करना है। अभी राम मंदिर पे गए तो सोलर की अनाउंसमेंट तो बजट में भी हो सकती थी, लेकिन अगले दिन मोदी जी ने कह दिया कि 1 करोड़ सोलर पैनल लगेंगे जी छतों पे। अगले दिन से SW सोलर नीचे ही नहीं आ रहा, दिखाओ जरा SW सोलर को, वो तो नीचे ही नहीं आ रहा उस दिन के नाम से। तो आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पकड़ना, थीम पकड़नी पड़ेगी, इवेंट को थोड़ा डिस्काउंट भी करना पड़ेगा, हर चीज़ को दिमाग से थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी कुछ शेयर पता कर लेते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, राजेश सर एक बार जरा चेक करना, स्ट्रक्चर तो कह रहा है चलना चाहिए, क्या करें क्रॉम्पटन ग्रीव्स?
तो काफी समय से डिम्पी जी ये स्टॉक में कंटिन्यूटी तो बनी हुई है अप ट्रेंड की, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों में देखा एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर आया है स्टॉक में। स्टॉक अपने एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि है इसका करीब 290-91 के आसपास। अगर ये 291 को पकड़ होल्ड करता है तो यहाँ से पुल बैक का ट्रेड बनेगा। तो 290-91 एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है क्रॉम्पटन का। यहाँ पे अगर ये होल्ड आउट करने में कामयाब रहता तो एक पुल बैक के ट्रेड के लिए यहाँ पे एक चांस लिया जा सकता है। हालांकि स्टॉक में जिस तरीके से नियर टर्म सेटअप बना हुआ है, ये काफी क्रिटिकल लेवल, अगर वो लेवल नहीं होल्ड आउट होता है तो हमें लगता है कि फर्दर और प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक यहाँ पे पुल बैक का ट्रेड के लिए जगह बनते हुए दिख रही है। स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट रखना होगा वहाँ पे 288 के आसपास। ठीक है, 288 रुपए का स्टॉप लॉस। लेकिन खबरों के लिहाज से जरा डीलिंग रूम का माहौल चेक करते हैं। शरद जुड़ गए हैं, खास सेगमेंट लेकर, खबर गर्म है। शरद बताइए। जी बिल्कुल, हमारी जो है बातचीत डीलर्स के साथ हो रही है और यहाँ पे जो स्टॉक आज आया है वो है आयशर मोटर्स। यहाँ पे लॉन्ग ओनली फंड्स और कपल ऑफ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वहाँ जो है बाइंग देखने मिल रही है। और वॉल्यूम्स भी देखें तो पिछले 2 सेशन में जो है पिकअप की है स्टॉक में। स्टॉक का जो एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर होता है जो 250 डे मूविंग एवरेज रहता है, आज उसको वो ब्रीच कर दिया है कंपनी ने। और हमने जो रोल ओवर के आंकड़े देखे तो फेब्रुअरी सीरीज़ में जो रोल ओवर हो रहा है तो ऑटो सेगमेंट में जो है खासकर देखा जाए अच्छी रोल ओवर्स देखने मिल रही है। इसके अलावा जो डीआईज जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जो ऑलरेडी निवेश करके बैठे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, उनका नाम भी है, वो इंक्लूड करता है आपका यूटीआई म्यूचुअल फंड और दूसरा एसबीआई म्यूचुअल फंड जहाँ पे इनके बड़े स्टेक हैं। अब अगर बात करें तो थोड़ी चैनल चेक्स भी हमने किया और पता चला कि आयशर मोटर्स जो है एक टाइप से बेनिफिशियरी हो सकता है अगर कुछ इंटरिम बजट में कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आए तो ऑफ कोर्स स्टॉक में भी थोड़ी मोमेंटम आई है। और याद रखिए 1 फरवरी को बजट तो है ही इंटरिम, उसके अलावा जो जनवरी के जो सेल्स के आंकड़े वो भी आने वाले हैं। तो बाजार की जो नज़र है इन दोनों अनाउंसमेंट से रहने वाली है और आज जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में बाइंग कर रहे हैं आयशर मोटर्स में। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो आयशर मोटर्स को लेकर ये खबर, शेयर में तेज़ी देख भी रहे हैं, हालांकि 1% के आसपास की तेज़ी है। इस बीच ब्लू स्टार के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, आय करीब 25% बढ़ी है, 2241 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर ये फिगर है। और यहाँ पर शेयर देख रहे हैं कि 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। रुचि जरा चेक कीजिए, ब्लू स्टार को कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? ब्रॉडर ट्रेंड तो स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग है। जो रीसेंट करेक्शन भी हमने देखा है वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन रहा है जिसमें स्टॉक ने अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक नहीं किया है। सो आई थिंक यहाँ पे यस बाइंग कर सकते हैं स्टॉक में। 1030-1040 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक प्राइस उसके ऊपर है तब तक नो बायसनेस पॉजिटिव रहेगा। सो 1030 के नीचे के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। और जैसे फ्लैग पैटर्न जैसे फॉर्मेशन हुआ है, अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो 1200 तक के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ब्लू स्टार पर ये व्यू 3:20 होने को है। अब जरा ये समझ लेते हैं कि कौन से इवेंट्स कल के सत्र में फोकस में रहेंगे। स्नेही हमारे साथ हैं, स्नेही बताइए। जी बिल्कुल, तो देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट की नज़र कहाँ होगी। और ग्लोबल क्यूज़ की बात करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल क्यू है जिस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए और वो कल देर रात को है। मार्केट के बाद FOMC जो कि फेड है वो मीटिंग का आउटकम कल डिक्लेयर होगा और उसकी कमेंट्री भी फेड चेयर जेरम पावेल बताएंगे। तो इन दोनों चीज़ों पर अपनी नज़र बनाए रखेगा कल के लिए। इंडिया की बात करते हैं तो Q3 अर्निंग्स में कल 2 निफ्टी कंपनीज है जो अपने Q3 के आंकड़े डिक्लेयर करेंगे, वो है मारुति सुजुकी और सन फार्मा। और नॉन निफ्टी पैक में से भी कई कंपनियां हैं जो अपने Q3 के नतीजे डिक्लेयर करेगी, जैसे कि जुबिलेंट फूडवर्क्स, IDFC लिमिटेड, संवर्धना मदरसन, अमरा राजा, डाबर, श्री सीमेंट, कल्याण ज्वेल्स, अंबुजा सीमेंट और बाकी सारी कंपनियां। तो इन सारे काउंटर्स पर कल के लिए अपनी नज़र बनाए रखेगा। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करते हैं तो जी सोनी मर्जर का इमरजेंसी आर्बिट्रेशन हियरिंग है, सिंगापुर में है कल, तो हम इस काउंटर पर भी ध्यान रखेंगे। और कल आखिरी दिन है मेट्रो ब्रांड्स और पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर्स खरीदने का, उनके डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए। चंबल फर्टिलाइजर्स का भी शेयर बायबैक कल बंद होगा, तो इस काउंटर पर भी ध्यान रखिएगा। और पैसालो डिजिटल का बोर्ड जो है वो कल एक मीटिंग करेंगे बोनस इश्यू के बारे में चर्चा करने के लिए, तो इस काउंटर पर भी अपना ध्यान बनाए रखिएगा। प्राइमरी मार्केट्स की बात करते हैं
तो कल दूसरा दिन है BLS ई सर्विसेज IPO को सब्सक्राइब करने के लिए, तो इन सारे क्यूज पर अपनी नज़र कल के ट्रेडिंग सेशन में बनाए रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेही ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। एक काम हम जरा और कर लेते हैं, कुछ एक ब्लू स्टार पे अभिषेक आपने लिया टेक, अभी तक नहीं लिया? बिल्कुल। ठीक है, एक काम और करते हैं, एक और शेयर भी है जरा मैं सर से ले लेता हूँ, अक्षय से, काफ़ी देर हो गई। अक्षय जरा मेरे को BTST STBT बताओगे आप, अगर है तो कुछ भी है तो बता दो आप। अगर BTST करना है तो आप फार्मा क्षेत्र में आप सिंजिन पे ध्यान दीजिए। सिंजिन का शेयर आज काफी स्ट्रॉन्ग डे ट्रेडिंग में उछलता हुआ दिखा है, करीबन 5% ऑलमोस्ट अप है। एक पॉसिबल बॉटम एरिया से रिकवर करा है जो 690 का है। लॉन्ग एडिशंस देखने को मिल रहे हैं फ्यूचर्स में और मैं 750 के टारगेट लेके चल रहा हूं। तो BTST सिंजिन स्टॉप लॉस बनना है 697 की और टारगेट 740 to 750 का बनेगा आपका। राजेश सर आपकी तरफ से कोई BTST STBT? डीपी जी, हमें लगता है PSU बैंक में स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो वहाँ पे PNB पे फोकस रखना चाहिए। PNB में ऑलरेडी अगर हम देखें तो एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक में 105 रुपए के ऊपर अब कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 115 से लेके 118 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से PNB पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 106 रुपए 50 पैसे का। और दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है ऑयल एंड गैस सेगमेंट में, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे BPCL को बाय किया जा सकता है। एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है, पूरे ही सेक्टर एक अच्छा तेजी में बना हुआ है, तो BPCL पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। 496 का स्टॉप लॉस और अपसाइड का टारगेट होना चाहिए करीब 515 तक। ठीक है, रुचित सर आपकी तरफ से कोई BTST STBT? BTST लेके जाने की सलाह रहूंगा। सो आइडियली एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज ये स्टॉक में मिला है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा है और मोमेंटम रीडिंग्स ने भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि डाउन साइड काफी लिमिटेड है करंट लेवल से। स्टॉक ऑलरेडी एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज के थ्रू जा चुका है, तो करंट लेवल्स पे 2080 के नीचे स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे खरीदारी करके जाए तो 2160 तक के लक्ष्य स्टॉक में आ सकता है। एक काम और करते हैं, जरा कुंज से एक व्यू पढ़ लेते हैं। कुंज, अगर हमको कोई फार्मास्यूटिकल का कोई सेगमेंट में कोई शेयर रखना हो अपने पास तो क्या रखा जाए? बहुत सारी कंपनीज के नंबर आए, नंबर्स थोड़े मिक्स लग रहे हैं, बहुतों के अच्छे हैं, बहुतों के बहुत ही खराब है। कुंज आप सुन पा रहे हैं, आवाज़ आ रही है आपको? और ठीक है, कौन से भी बात नहीं हो पाएगी फिलहाल। इस बीच आप देख पा रहे हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डेज लो पे है। एक्चुअली क्या होता है मार्केट के अंदर, जब भी थोड़ा करेक्शन आता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो टिपिकली फार्मास बचाने की कोशिश करते हैं, बट ये सेक्टर भी डेज लो है। आप दो सेक्टर के चार्ट और दिखाइए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अडानी टोटल गैस की मैनेजमेंट हमारे साथ अभी जुड़ जाए, उनके नंबर्स आए जरा उन पर भी चर्चा करेंगे। एक आप दिखाइए निफ्टी IT, एक दिखाइए निफ्टी बैंक, एक दिखाइए निफ्टी ऑटो, और एक बार अगर आप सीमेंट तो नहीं दिखा पाएंगे आप अलग से, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे मेजर जो है ना सेक्टर्स जिन पे वेटेज है वो सब के सब ऑलमोस्ट डेज लो पे ट्रेंड कर रहे हैं, तो रिवाइवल आने के थोड़े चांसेस कम लगते हैं। अडानी टोटल गैस के भी नंबर्स आगे हैं। नतीजों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ED एंड CEO सुरेश P मंगलानी जी जुड़ रहे हैं। सुरेश सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप समय दे रहे हैं नंबर्स पे बातचीत करने के लिए। सर, ओवरऑल नंबर्स का मेरे को एक बार आप डिटेलिंग दे देंगे कि कैसे रहे, क्योंकि मैं जितने नंबर्स पढ़ रहा हूँ, हम स्क्रीन पे भी लेके आते हैं, जरा दिखाइए, सुरेश जी को भी रखिए और नंबर्स भी दिखाइएगा जरा स्क्रीन पर। मेरे को तो सर प्राइमा फेसी आपके नंबर ठीक लगे, काफ़ी अच्छे दिखे हैं, आपका बीटा वगैरह भी काफ़ी बढ़िया से ग्रो किया आपने। थैंक यू, धन्यवाद, आपने मेरे को और अडानी टोटल गैस को अपने चैनल पे बुलाया है। थैंक यू सर। मैं आपको थोड़ा ब्रीफली आपके व्यूअर को नंबर दे देता हूं। ओवरऑल 9 मंथ्स पीरियड में अडानी टोटल गैस ने 13% वॉल्यूम की ग्रोथ की है। अगर क्वार्टर में देखेंगे तो 21% की ग्रोथ हुई है। हमारा जो सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है वो CNG, जो हम व्हीकल को बेचते हैं, उसमें ओवरऑल 21% 9 मंथ के पीरियड पे ग्रोथ हुई है और 24% ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में। हमारे एबिटा में देखेंगे तो इस क्वार्टर की एबिटा में 26% की ग्रोथ होके 301 करोड़ हो गया है। 9 मंथ में 20% की ग्रोथ हुई है, 846 करोड़ की एबिटा आई है।
ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर साइड देखेंगे तो अभी हमारे सीएनजी स्टेशन 500 से ज्यादा हो गए हैं। उसमें 100 स्टेशन हमारे खुद के कोडो डोडो फॉर्मेट में हैं, जो हमारे खुद फुल फॉर्मेट ब्रांड में हैं। हम ऑलमोस्ट अभी 7,80,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को गैस सप्लाई कर रहे हैं। और जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, कॉमर्शियल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, क्रिमेटोरियम्स हैं, वो हमारे अभी 8,000 से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई है और अच्छे सेट ऑफ फाइनेंशियल नंबर हमारी टीम अडानी टोटल गैस ने डिलीवर किया है। सुरेश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपके मार्जिन के फिगर्स को हम देख रहे थे, वो भी काफ़ी स्टेबल है। एबिडा में 3% के आसपास की ग्रोथ है ही। आपको लगता है कि ये ग्रोथ आगे भी मेंटेन करेंगे या फिर इससे कहीं ज्यादा आप टारगेट करके चल रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, जो मेन ड्राइविंग फैक्टर्स जो हैं वो बड़े सस्टेनेबल दिख रहे हैं, कंसिस्टेंट दिख रहे हैं। एक बड़ा ड्राइविंग फैक्टर हमारी ग्रोथ फाइनेंशियल और फिजिकल में है। हमारे चेयरमैन गौतम भाई की विजन है कि हम बहुत जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ करें ताकि पीएनजी की अवेलेबिलिटी हर घर में पहुंचे, हर कमर्शियल इंडस्ट्री में पहुंचे और सीएनजी हर टाउन में पहुंचे। तो ये हमको ड्राइव कर रहा है टू इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में। दूसरा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। इंडिया अच्छी ग्रोथ स्टोरी हो रही है तो उससे हमारा भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओईएम्स के व्हीकल्स बहुत ज्यादा सीएनजी बेसिस पे आ रहे हैं। थर्ड है गवर्नमेंट की और रेगुलेटर की पॉजिटिव और सपोर्टिव पॉलिसीज जो बन रही हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर को ग्रो करने के लिए होलिस्टिकली, चाहे वो अपस्ट्रीम का हो, मिड स्ट्रीम हो, डाउनस्ट्रीम हो। और चौथा हमारी टीम का और हमारे मैनेजमेंट का एक कस्टमर सेंट्रिसिटी अप्रोच है कि कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज को, सिस्टम्स को बना रहे हैं, तो जो ग्रो कर रहा है। और ये चारों जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं ये एक कंसिस्टेंट हैं हमारी ग्रोथ में। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी टीम के हार्डवर्क के होते हुए, प्रमोटर्स का सपोर्ट होते हुए हम आगे भी अच्छी ग्रोथ देते रहेंगे और लार्ज नंबर में पीएनजी और सीएनजी कंज्यूमर्स को पीएनजी और सीएनजी से जोड़ेंगे। ठीक है सर, आपके टोटल गैस में सीएनजी पीएनजी की अच्छी का मार्केट लीडरशिप भी है। सुरेश जी, मेरे को एक चीज़ बताइए, जब आप खुद भी कह रहे हैं कि गौतम भाई का भी सपना है कि जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, आप खुद भी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इसके लिए कैपेक्स का कितना यूटिलाइजेशन हो गया और कैपेक्स में इस समय की पोजीशन क्या है? जरा मेरे को कैपेक्स वाला हिस्सा बताइए। देखिए, हमारे पास इस वक्त इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसेस अडानी टोटल गैस सबसे बड़ी कंपनी है। हमारे पास 33 लाइसेंस हमारे खुद के पास है जो कन्वर्ट होते हैं 94 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में। और हमारी एक जॉइंट वेंचर कंपनी इंडियन ऑयल के साथ में, वहां 19 जीए हैं जो कन्वर्ट होते हैं 30 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो कुल मिला के लो ठीक है। हाँ सुरेश जी, बात कीजिए पूरी। सीएनजी देने के लिए, इस सबको करने के लिए हमारा 16 से 18 हजार करोड़ का कैपेक्स अगले 7 से 8 साल में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा समय की कमी है, थोड़ा बाजार बंद होने को है, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बात पूछ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके इन 3 क्वेश्चन से ही हमको बहुत हद तक सेंस लग गया सर। हमारी भी बधाई और हम उम्मीद करते हैं कि अडानी टोटल गैस इस तरह से अच्छे से ग्रो करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपकी ग्रोथ से इंडिया की ग्रोथ दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़े और इस बीच मार्केट आज क्लोज कर रहा है। आज जितनी मार्केट ने बढ़त दिखाई थी ऑलमोस्ट वो 50% तक मैं बोलूँगा साफ़ हो गई है। वो या गैप के बाद की जितनी बढ़त थी वो ऑलमोस्ट पूरी साफ़ हो गई है जो कल बनी थी। तो बैंक निफ्टी उसी जगह पर वापस आ गए जिस जगह से चले थे। अब कल की कल देखेंगे, आज की तो क्लोजिंग थोड़ा कमज़ोर नोट पे हुई है। हालांकि आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे, आपको कांटे की टक्कर दिखेगी, लेकिन कल जिसकी वजह से चले थे आज उन्हीं की ही वजह से नीचे आए हैं। एडवांस डिक्लाइन में ना, अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो भी वो हरे निशान में मिड के नीचे आए। हाँ, तो कल भी अगर आप देखेंगे ना, तो कल जब निफ्टी चल रहा था तो बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था। हमने कल HDFC का कंपैरिजन भी करके बताया। ये सारा वेटेज, बजट और विक्स और एडवांस डिक्लाइन। एक बार एक काम कीजिए, चलिए लास्ट में जाते आते ना एक बार F&O वाली प्लेट दिखाइए जिसमें टोटल F&O के शेयर कितने बढ़े और कितने घटे, जरा वो दिखाना, उससे आपको और आइडिया लगेगा। और एक और चीज़, आज भले ही मार्केट ने क्लोजिंग खराब दी है, ये तो इंडिया विक्स आ गया 3.5%, वो वापस लेके आना प्लेट। भले आज मार्केट ने क्लोजिंग खराब दी है लेकिन क्रिटिकल सपोर्ट पे भी है, तो ये सपोर्ट नहीं टूटे तो फिर बाउंस करेगा, सपोर्ट टूट गए तो ड्रैग करेगा। कल की कल देखेंगे अब
बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश सर आपका थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अक्षय जी थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ी कम बात हुई है, इस दिन और पूरा कर लेंगे सर, ज़्यादा कोटा आपसे। और रुचित आपका भी शुक्रिया, कुंज आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मेरे को और अभिषेक को फिलहाल के लिए आप इजाज़त दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।